वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधर सिंह से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। उत्तर प्रदेश के 2022 के इलेक्शनों में धर्म और अधर्म की लड़ाई है। 2022 के चुनाव में ऐसा लग रहा है जैसे कि महाभारत में एक तरफ कौरव सेना थी और एक तरफ अर्जुन युद्ध में खड़े थे। महाभारत के टाइम पर भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर अर्जुन के साथ थे और इस बार योगी के साथ में जनता उनके साथ है। और इसी सच्चाई को जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। एक तरफ तो सारी पार्टियों के साथ राकेश टिकैत दल्ले बनकर अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में किसान आंदोलन के नाम पर फर्जी आडंबर रचा रहे हैं। उधर आदित्य योगी नाथ ने अपने काम के बल पर सारी की सारी पार्टियों को जैसे कि धराशायी कर दिया हो। योगी आदित्यनाथ ने अपने काम का परचम ऐसा लहराया हुआ है जिससे सारी पार्टियों के अंदर खौफ है। अब की बार 2022 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन इस तरह से लग रहा है जैसे कि सदियों पुराना महाभारत होने वाला है। एक तरफ धर्म की ओर से अकेले अर्जुन और दूसरी तरफ अधर्म के ओर से सारी की सारी सेना मिलकर युद्ध कर रही हो। उत्तर प्रदेश में इसी तरह से इलेक्शन होने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से अकेले योगी हैं और दूसरी तरफ सभी दलों की पार्टियां योगी को हराने के लिए तैयार हैं। इस युद्ध का निर्णय क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आज की जनता की सोच के हिसाब से देखा जाए तो अभी गेंद योगी के पाले में है। 2022 में अगर योगी आदित्यनाथ इसी परचम से जीते जिस बार 2017 में जीते थे तो 2022 में उत्तर प्रदेश निर्भय प्रदेश होगा और देश के अंदर सबसे उन्नत प्रदेश होगा। सब पार्टियों के साथ में चुनौती रण क्षेत्र में अकेले लड़ने के लिए जा रहे हैं योगी। उस महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और कलयुग के 2022 के इस महाभारत में योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी जनता उत्तर प्रदेश में खड़ी है, जहां सभी पार्टियां झूठे सच्चे वादे कर जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। वहीं जनता उनकी बातों का पलटवार कर रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ सच्चाई के साथ मैदान में हैं और उनके कामों की सराहना जनता कर रही है। 2022 का इलेक्शन धर्म और अधर्म की लड़ाई है। जीत सदा से सच्चाई और धर्म की होती है, लेकिन 2022 के इलेक्शन में इस कलयुग में किसकी जीत होगी ये 2022 के इलेक्शन ही बताएंगे। योगी के ऊपर वही सभी पार्टियां इल्जाम लगा रही हैं जो अपने कुकृत्यों से और अपने भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। जनता उन सभी पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी की तारीफ कर रही है। इस लड़ाई का फैसला तो 2022 में होगा, परंतु ऐसा लगता है कि जनता ने अपना फैसला योगी जी के हक में सुना दिया है। चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, परंतु जनता का रुख पूरी तरह से योगी जी के हक में है। जनता योगी जी के किन किन कामों से खुश है ये सारी सच्चाई हम आपके सामने बताएंगे। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं और मुस्लिम समुदाय के कुछ वो लोग जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित है वो सभी लोग योगी जी से खुश हैं। राम मंदिर बनने से उत्तर प्रदेश में सभी लोग खुश हैं। सड़कें अच्छी होने से उत्तर प्रदेश में सभी लोग खुश हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कोरोना काल के काम से जनता पूरी तरह से खुश है। जनता का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की जगह अगर कोई और सीएम होता तो उत्तर प्रदेश में लाशों के ढेर लग जाते, कुछ लोग भूखमरी से मरते और कुछ महामारी से मरते। जनता का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ करनी पड़ेगी कि इतने बड़े प्रदेश को उन्होंने बड़ी शांति और संयम के साथ में संभाला है। और अब विपक्ष की सच्चाई हम आपके सामने रखते हैं। मुल्ला मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश मियां आज पूरे पंडितों के सामने अपने आप को पंडित दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। पंडितों के पक्षधर होकर उनके घर घर जाकर अपने अलग जगा रहे हैं। शायद वो जनता को पागल समझते हैं। आज वो भगवान श्री राम के गुण गा रहे हैं। वो दिन भूल गए जब उनके पिता श्री ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। और आजकल योगी आदित्यनाथ की नकल करने में दिन रात एक कर रहे हैं और अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार
नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और राम भक्तों पर राम मंदिर में घोटाले का आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दुख की बात तो यह है कि आज अधर्म ही धर्म की बात पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ भूमि घोटाले की माफिया की पत्नी प्रियंका वाड्रा किसानों को इंसाफ दिलाने का ढोंग रचकर उत्तर प्रदेश में उतरी हैं और किसानों को हक दिलाने की बात कर रही हैं। इनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने जो जमीन घोटाला किया है, तो क्या प्रियंका वाड्रा अपने पति से सारे किसानों की जमीन वापसी दिलवाएंगी ताकि गरीब किसान अपने जीवन को दोबारा से सही से जी सके, या ये सब बातें कहने के लिए घड़ियाले आंसू बहाकर प्रियंका गांधी सत्ता में आने के लिए ढोंग रच रही है। जिन किसानों की जमीन सासू मां के इशारे पर रॉबर्ट वाड्रा ने हड़प ली थी, क्या प्रियंका गांधी उन जमीन को वापसी दिलवाएंगी गरीब किसानों को? और आज कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मोदी को देश बेचने का आरोप लगा रहे हैं और इनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सभी दल हाँ में हाँ मिलाने पर भी तुले हुए हैं। जबकि कांग्रेस के राज में जितने भी घोटाले हुए हैं, अगर उन घोटालों की गिनती ही गिनी जाए तो कम से कम 2-4 दिन घोटालों की गिनती गिनने में लग जाएंगे। जनता की आंख में धूल झोंक कर ये ईमानदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पोल उन्हीं की दौरानी ने पिछले कुछ दिनों पहले ही खोली थी कि जब सोनिया गांधी बहू बनकर भारत में आई थी तो उनके पास अपनी साड़ी पहनने के भी पैसे शायद नहीं थे। इंदिरा गांधी ने भारत से ही साड़ी उसको पहनाकर मंगाया था और उन्हीं की बातों को मद्देनजर रखते हुए हम और जनता जानना चाहती है कांग्रेस अध्यक्षता से कि आज वो पूरी दुनिया की रिच लेडी कैसे बन गई। मेनका गांधी जी का कहना है कि जब राजीव गांधी से शादी करके सोनिया गांधी भारत में आई थी तो उस टाइम पे साड़ी जो पहने हुई थी वो भी भारत के पैसों की थी। क्या सोनिया गांधी के परिवार वालों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का साथ श्रृंगार करवा के भारत में भेजते? भारत की भावी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की शान के लिए और बेटे के प्यार के लिए राजकुमारी से रानी बनाकर भारत में प्रवेश किया था सोनिया गांधी का। उसी तरह से स्वागत किया था जैसे कि एक राजकुमारी का बहू बन के रानी की तरह स्वागत दूसरे देश में किया जाता है। और ये सब इंदिरा गांधी जी ने भारत की शान और अपने बेटे के प्यार के लिए किया था। लेकिन सोनिया गांधी जी ने क्या किया? जो हमने उनसे सुना था उसको जानकर तो रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। मेनका गांधी का कहना है कि ना ही तो सोनिया गांधी कभी एक अच्छी बहू बन पाई और ना ही कभी अच्छी पत्नी और ना ही कभी अच्छी भाभी बन पाई और ना ही कभी दौरानी जिठानी के रिश्ते का मान सम्मान रखा और ना ही अच्छी माँ बन पाई। उनका कहना था कि अगर ये अच्छी माँ भी बन जाती तो शायद हम समझते एक रिश्ता तो इटली की राजकुमारी ने भारत में आकर निभाया, लेकिन एक भी रिश्ता इटली की राजकुमारी ने भारत में आकर नहीं निभाया। मेनका गांधी का तो यहाँ तक का भी आरोप है कि पहले अपने देवर को मरवा दिया, फिर अपनी सास को और फिर अपने पति को खा गई और आज अपने बेटे का भविष्य भी बर्बाद करके बैठी है सोनिया गांधी। काश अजीत जोगी की लड़की से राहुल गांधी की उस समय पे शादी हो जाती तो आज राहुल गांधी शायद स्टेब्लिश्ड हो गया होता, लेकिन सोनिया गांधी के अहंकार ने उस लड़की को भी मरने के लिए मजबूर कर दिया और राहुल गांधी की भी जिंदगी खराब कर दी। यही फर्क होता है अच्छे संस्कार की बहू में और बुरे संस्कार की बहू में। और आज मेरे बेटे और बहू उठते के साथ ही मेरे चरण छूते हैं, जबकि सोनिया गांधी के परिवार में राहुल गांधी उनका कई बार अपमान कर चुके हैं। 2-3 बार तो सोनिया के ऊपर वो हाथ भी उठा चुके हैं। सोनिया गांधी अगर अच्छी माँ भी बन जाती तो भगवान शायद उसके कुछ पापों को माफ कर देता। सोनिया गांधी ने जो अजीत जोगी के परिवार के साथ किया था वो निंदनीय था और उसको भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। और मेनका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की अध्यक्षता भारत को लूट लूट कर
दुनिया की सबसे बड़ी रिच तो हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप में बिल्कुल कंगाल हैं, और जिनके पूरे परिवार में लालच भरा हो तो उनका ऐसा ही असर होता है। आज मुझे खुशी है कि मैं सोनिया के संपर्क में ज्यादा नहीं रही, नहीं तो आज मेरा परिवार भी सोनिया के परिवार की तरह बिखरा हुआ होता। मेनका गांधी ने कहा कि जब मेरी सास इंदिरा गांधी, जेठ राजीव गांधी और पति संजय गांधी थे तो दुनिया में कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी का वर्चस्व था, और आज सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की पूरी लुटिया ही डूब गई है। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि एक मुख्यमंत्री बनने के लिए भी इन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। एक जमाना वो था कि पूरे भारत के अंदर इंदिरा गांधी एक इशारा करती थी तो पार्टी चुनकर आ जाती थी। ये सारी बातें मेनका गांधी ने भरे मंच से कही, और लास्ट में उन्होंने इतना ही कहा कि आज देश बेचने वाले देश को बचाने की बात करते हैं। ये झूठ का जुमला अच्छा है। और उधर AIMIM के अध्यक्ष असादुद्दीन ओवैसी औरतों को कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। ट्रिपल तलाक पर इन्होंने बहुत बड़ा हंगामा किया था, लेकिन इनकी जब एक नहीं चली तो इन्होंने कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान हो रहा है। जब वो ऐसी ट्रिपल तलाक का विरोध कर रहे थे तब सारी महिलाओं ने योगी और मोदी दोनों से ही अपील की थी कि ये ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए। ओवैसी ने जब कोर्ट और संविधान का सहारा लिया था, लेकिन ये ओवैसी इस तरह के कई सारे बहाने पहले भी कर चुके हैं। ये सारी की सारी संवैधानिक चीजें और कोर्ट को अपने इस्तेमाल के लिए यूज करते हैं। संविधान इनके मामले में दोधारी तलवार की तरह सामने रहता है। जब इनको इस्तेमाल करना होता है तो ये संविधान का नाम लेते हैं, वरना संविधान को भी ताक पर रखने में ये देर नहीं करते। ओवैसी सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कुछ भी आडंबर रचने के लिए तैयार रहते हैं। और उधर केजरीवाल के तो कहने ही क्या। एक तरफ तो वो कहते हैं कि मेरे एक हाथ में गीता है और एक हाथ में कुरान है, और दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए दिन रात मरते रहते हैं और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते रहते हैं। उनकी माँ ने भी कहा है कि केजरीवाल पे विश्वास करना एक सांप के बराबर है। सांप एक बार को डंक मारना छोड़ सकता है, लेकिन केजरीवाल अगर इसका कहीं पे मतलब सिद्ध नहीं होता, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये भगवान को फूल चढ़ाने में भी अपना स्वार्थ देखता है, और जिसकी माँ ही अपने बेटे के बारे में इस तरह की बातें बोलती हो तो ये एक कड़वा सच है, क्योंकि माँ से ज्यादा बेटे के बारे में कोई नहीं जानता। और इन 5-7 सालों की राजनीति में केजरीवाल को देखा भी गया है। केजरीवाल ने किस तरह से बाहर के आए रोहिंग्यों को बसाना मंजूर किया, लेकिन भारत में रह रहे, दिल्ली में रह रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ढाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिस कारण आज दिल्ली की जनता केजरीवाल से पूरी तरह से दुखी है। उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व भावी मुख्यमंत्री मायावती, जिन्हें अपने शासनकाल में कुछ काम तो अच्छे किए, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद में फिर उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर हाथी लगवाने शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये थी कि उन्होंने जिन 3 पिलरों पर हिंदुओं का अस्तित्व टिका होता है, उन्हीं 3 पिलरों को इस तरह से बदनाम किया कि जिसके बारे में सोचना भी एक पाप के बराबर है। मायावती ने खुले मंच से कहा था कि तिलक तराजू और तलवार, जिनको जूते मारो 4, आज वही मायावती ब्राह्मणों और ठाकुरों के तलवे चाटती फिर रही है, और जनता उन्हें उसी नारे के हिसाब से जवाब भी दे रही है। किसानों के नाम पर लूट करने वाले राकेश टिकैत फर्जी आंदोलन करके अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, और सारे दलों का सहारा लेकर उनके तलवे चाटकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसान आंदोलन का फर्जी नोटंकी चालू रखे हुए हैं। ये वो राकेश टिकैत है जिनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। ये अपने स्वार्थ को सीधा करने के लिए किसी के भी तलवे चाटने के लिए तैयार हो जाते हैं। 8 बीघे जमीन का मालिक आज खरबोपति कैसे हो जाता है, ये एक किसान के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन लूट खसोट की कमाई
से आदमी रातों रात अरबोपति हो जाता है। और राकेश टिकैत ने अपने जीवन काल में सिर्फ लूटना ही सीखा है। और उधर राहुल गांधी मोदी के ऊपर आए दिन कुछ न कुछ आरोप लगाते रहते हैं। और अभी उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को बेचने का प्लान बनाया हुआ है, सब चीज को प्राइवेट करते जा रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर सारी की सारी चीज सरकारी रहती है तो सरकार में अपॉइंटमेंट पाने के बाद में कोई भी वर्कर वहां पर काम करना नहीं चाहता, क्योंकि वो इतना आलसी हो जाता है कि प्राइवेट सेक्टरों में जो काम 2 घंटे में होता है वही सरकारी सेक्टरों में 10-10, 12-12 दिन में पूर्ति होती है। जो भी वर्ल्ड के संपन्न देश है उसमें गिने चुने ही सरकारी डिपार्टमेंट है, बाकी के सबके सब डिपार्टमेंट प्राइवेट ही होते हैं। क्योंकि एक फोर्स ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको सरकार के अंतर्गत होना चाहिए या देश के वैज्ञानिकों को सरकार के अंतर्गत होना चाहिए। बाकी के 1-2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सरकार के अंतर्गत होने चाहिए, लेकिन बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको प्राइवेट हो जाना चाहिए ताकि देश की तरक्की में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आ सके। और ये आज की जनता सब कुछ जानती भी है और जो समझदार लोग हैं वो चाहते भी हैं कि सारे के सारे सेक्टर सरकारी से प्राइवेट हो जाने चाहिए ताकि रोजगार भी बढ़े और काम करने की शैली भी बढ़े। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।